This is a new series that I'm starting, and it's called Chemistry Essentials. और ये जो है ये बेसिकली आपको आपके ओ लेवल्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो बेसिक्स होते हैं, जो शुरू में लाइक प्रॉपर सिखाए नहीं जाते या समझाए नहीं जाते, और उनकी वजह से जाकर आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में मसला होता है। तो ये बेसिकली आपका उन एसेंशियल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और मैं ज़्यादा डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, डेफिनेशंस आपकी बुक में बहुत हैं, और आपके टीचर्स जो आपको करवा रहे हैं यू स्टिक टू दोज। मैं बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा, होपफुली इन इन एन एक्साइटिंग वे, इन a storytelling way, जिससे दिस विल हेल्प यू। एंड सो या दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। फिर से एक दफ़ा बता दूँ, इसमें डेफिनेशंस वगैरह मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा ना डालूँ। दिस इज़ गोना बी अ conceptual way of learning, and I hope you guys enjoy this series. So let's just get into our first video. इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एक एटम के बारे में, और एक एटम होता क्या है, और उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। सबसे पहले हमारे पास है एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एटम के स्ट्रक्चर में होता क्या है? तो एक एटम बेसिकली, एक एटम जो होता है ना, उसके सेंटर में एक बॉल होता है, और उस बॉल के इर्द गिर्द ना रिंग्स होते हैं। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि एक एटम खुद क्या है, ठीक है। इट्स सेल्फ, एक एटम क्या चीज़ है। तो एक एटम जो है ना वो बेसिकली एक छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है। उस पार्टिकल के सेंटर में एक बॉल होती है, और उस बॉल के इर्द गिर्द जो है ना वो हमारे पास रिंग्स होती हैं। अब वो जो सेंटर वाला बॉल है ना, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। वो जो सेंटर वाला बॉल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं? उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेसिकली ये रिंग्स होते हैं, और उस एक रिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शेल, ठीक है। उसका नाम रिंग्स नहीं है, उसका प्रॉपर नाम है शेल, ठीक है। तो या एनर्जी शेल्स भी इनको कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अच्छा, एटम का तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि एटम क्या होता है। अब एटम के अंदर भी ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक एटम जो है ना वो इन तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है। इन तीन चीज़ों की कंबाइनिंग से आपके पास जो है ना वो एक एटम कंप्लीट होता है। जो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है ना, उसमें बेसिकली दो किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसका चार्ज ज़ीरो कह लें या उसको न्यूट्रल कह लें, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो बस एक छोटा सा पार्टिकल होता है। अलबत्ता एक प्रोटॉन जो होता है ना, उसकी एक स्पेशल बात ये होती है कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसी तरह वो भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेंटर में क्योंकि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जो न्यूक्लियस होता है ना उसके ऊपर किसका चार्ज होता है? उसके ऊपर बेसिकली प्रोटॉन्स का चार्ज आ जाता है। क्योंकि जिस तरह हमने अभी बात की, न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं तो उनके ऊपर तो कोई चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस खुद होता है ना, जैसे सेंटर में बेसिकली वो बॉल होता है, वो बॉल क्या होता है? वो बॉल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेता है। किसकी वजह से? इन प्रोटॉन्स की वजह से जो इस बॉल के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई न्यूक्लियस के चार्ज की। अब क्या होता है कि वो जो शेल्स हमने पढ़े हैं, उन शेल्स में बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो बेसिकली ऑर्बिट करते हैं। ये जो शेल है ना, इस शेल के अंदर ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट किसको करते हैं? इस न्यूक्लियस को करते हैं। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स बेसिकली उड़ के दूर नहीं चले जाते, और इस ऑर्बिट में फंसे रहते हैं, मतलब इस शेल के अंदर फंसे रहते हैं, और इस शेल के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। इनकी रोटेशन होती रहती है इस शेल के इर्द। तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली क्या कराता है? ये इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपने इर्द गिर्द रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है। इनको पकड़ के रखता है इन शेल्स के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर एक दफ़ा फिर बता दूं, पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे होते।
फिर मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास एक चीज़ आती है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स गिने तो ये +1, +2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं ना 6, इसको हम अपना बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी जो हमारे प्रोटॉन्स हैं हम अपने प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसी तरह जो इन दोनों को मिलाकर कंबाइन करके जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं मास नंबर। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। अब ये प्रोटॉन्स क्योंकि 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं तो इनको कंबाइन करके आएगा 12। तो वो 12 जो है ना बेसिकली वो हमारा मास नंबर है। ठीक है। तो प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स कंबाइंड विद न्यूट्रॉन्स के नंबर को बोलते हैं मास नंबर। अब आते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस की तरफ। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, अब ओवरऑल चार्ज एक एटम का क्या होता है? अगर मैं इस पूरे एटम की बात करूं, सिर्फ न्यूक्लियस की बात ना करूं, इस पूरे एटम की बात करूं तो इसके ऊपर कितना चार्ज होएगा? तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने प्रोटॉन्स काउंट किए। हमारे पास इस एटम के अंदर थे 6 प्रोटॉन्स, मतलब 6 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, 6 पॉजिटिव चार्जेस। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या हमारे पास 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। और क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम न्यूट्रॉन्स को नहीं कंसिडर करते। ठीक है। अब फर्ज करो हमने ओवरऑल चार्ज निकालने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधा सीधा मैथ्स कर सकते हैं, +6 -6 और उसका आंसर आएगा 0। और 0 होता है न्यूट्रल, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमेशा एक एटम के ऊपर, एक एटम की बात कर रहा हूँ, हमेशा एक एटम के ऊपर क्या हुआ करेगा कि आपके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा और आपका ओवरऑल चार्ज हमेशा एक एटम के ऊपर 0 रहेगा। यानी एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। उसके जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो उसके पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर इस पूरी चीज़ के ऊपर आपके पास 0 का चार्ज आ जाता है।